हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में क्लास सिक्स्थ ज्योग्राफी चैप्टर वन का सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट वन में हम लोगों ने बहुत सी मज़ेदार चीज़ों को जानने की कोशिश की, जिसमें कि हम लोगों ने जाना प्लैनेट क्या होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने स्टार्स का डिस्कशन किया, साथ ही सैटेलाइट वर्ड को भी जाना, सैटेलाइट क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जाने। इसके अलावा हम लोगों ने कॉन्स्टिलेशंस भी पढ़ा कि कॉन्स्टिलेशन क्या होते हैं। अगर आपको याद हो, उसमें हम लोगों ने उर्सा मेजर के बारे में पढ़ा था और सप्तर्षि के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा हमने पोल स्टार का भी जिक्र सुना था, जिसे कि हम लोग हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने काफ़ी कुछ पहले पार्ट में चैप्टर के देखा है। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है, हमारा एक पिक्चर दी गई है जिसमें कि सोलर सिस्टम को दिखाया गया है। सोलर सिस्टम, ठीक है। तो सोलर सिस्टम हम लोग क्यों कहते हैं? सोलर वर्ड का मतलब होता है सन से रिलेटेड, रिलेटेड टू सन। तो इस सिस्टम का, ये जो पूरी फैमिली है, इसका जो है हेड कौन है, सेंटर कौन है? सन है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सोलर सिस्टम। आप देख सकते हैं इसमें सेंटर में सन है। तो सेंटर में सन है और इसको ऑर्बिट करते हुए इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं बहुत सारे प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स का चक्कर लगाते हैं सैटेलाइट्स। ओके, अब जो ये बहुत सारे प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं सन का, ये सारी एक बराबर की दूरी पर नहीं बल्कि अलग अलग दूरी पर हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे करीब का प्लैनेट है मरकरी, इसके बाद आता है वीनस, इसके बाद आता है अर्थ, फिर मार्स है, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और लास्ट में है नेपट्यून। ये अलग अलग दूरी पर ये सन का चक्कर लगा रहे हैं, और इसी हिसाब से ये जिस पाथ पर सन का चक्कर लगाते हैं उसे बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट। जिसका जितना लंबा पाथ, जितना क्लोजर है वो सन के, उसका उतना लंबा पाथ है और उसको वो उतनी जल्दी ही सूर्य का चक्कर लगा लेता है। साथ ही एक बात और ध्यान रखें, हर प्लैनेट दो तरह की मूवमेंट करता है। पहला मूवमेंट वो जो सन का चक्कर लगा रहा है, ये सन है और ये प्लैनेट है। दूसरा मूवमेंट वो कोई भी प्लैनेट जो खुद का चक्कर लगा रहा है, इसे बोलते हैं रोटेशन। तो ये होता है रिवोल्यूशन और ये होता है रोटेशन। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग प्लैनेट्स को देख सकते हैं। पहला प्लैनेट है मरकरी, दूसरा है वीनस, तीसरा है अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। साथ ही साथ ये जितने दिन में सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो भी दिया हुआ है। ठीक है, अर्थ को अगर हम माने तो अर्थ जो है 365 डेज में सूर्य का चक्कर लगाता है। अब अर्थ के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो मरकरी, देखिए सबसे पास, आप सिंपल चीज समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर एक सेंटर है, एक सर्कल ये है और एक ही बाहरी सर्कल है। अब ये जो है सर्कल बड़ा है और ये सर्कल छोटा है, तो इसको कवर करने में, ये दूरी राउंड करने में कम समय लगेगा, बल्कि ये वाला राउंड करने में ज़्यादा समय लगेगा। ठीक ऐसा ही होता है हमारे प्लैनेट्स के साथ। जो जितना अंदर रहता है, जो सन के जितना क्लोज रहता है, उसे सन का चक्कर लगाने में उतना ही कम समय लगता है। जैसे कि मरकरी को देखिए, वो 88 डेज में पूरा कर ले रहा है। वीनस देखिए 255 डेज में, अर्थ 365 डेज में, मार्स 687 डेज में है, जुपिटर 11 ईयर्स एंड 11 मंथ, लगभग 12 ईयर्स में, सैटर्न 29 ईयर्स 5 मंथ में पूरा करता है, यूरेनस 84 ईयर में ये पूरा कर रहा है, नेपच्यून जो है 164 ईयर में सूरज का चक्कर लगाता है। ठीक है, इसके अलावा वो अपनी स्पिन पे, अपनी दूरी पर कितने समय में चक्कर लगाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इस बात को भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे मरकरी जो है 59 डेज में एक अपनी अपनी धुरी पर घूम लेता है, अपनी एक्सिस पर घूमता है। 243 डेज में वीनस घूमता है, 1 डे आप सभी जानते हैं अर्थ घूमता है, और मार्स को लगभग 1 डे लग जाता है। ठीक है, इस जुपिटर को लग जाता है 9 hours 56 minutes, जो कि बहुत तेज, क्योंकि इसकी साइज भी बहुत बड़ी। उस हिसाब से अगर ये केवल 9 घंटे में अपना चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब ये बहुत तेज घूमता है। सैटर्न को 10 hours 40 minutes लग जाते हैं, यूरेनस को 17 hours 14 minutes लगते हैं, नेपच्यून को 16 hours 7 minutes लगते हैं। ठीक है, तो ये सबका अलग अलग टाइम है अपनी धुरी पर घूमने का।
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और आप देख सकते हैं यहाँ पर एस्टेरॉइड बेल्ट। तो जो प्लैनेट्स एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर होते हैं उन्हें हम लोग इनर प्लैनेट बोलते हैं, और जो बाहर होते हैं उन्हें हम लोग आउटर प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत दूर होते हैं सूरज से, इनका साइज बहुत बड़ा होता है, और ये मेनली गैस और लिक्विड के बने हैं, यानी ठोस चट्टानों से बने हुए नहीं हैं। जबकि जो इनर प्लैनेट है वो सन के बहुत करीब हैं, और ये रॉक से बने हुए चट्टानों से बने हुए हैं। इसीलिए इनको सॉलिड प्लैनेट है या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, और ये नॉन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहलाते हैं, या आउटर प्लैनेट्स भी कहलाते हैं। ठीक है, और ये देखिए, ये है एस्टेरॉइड बेल्ट। अब एस्टेरॉइड बेल्ट क्या है, इसको आप ऐसे समझ जैसे कि ये ऐसे बहुत सारे चट्टानों का टुकड़ा है जो कि सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वो कभी भी किसी प्लैनेट का रूप ले नहीं पाए। ठीक है, इसको आप समझ रहे हैं। तो ये है हमारा सोलर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। सोलर सिस्टम ऐसे ही काम करता है। दो आपको इसमें दो तीन चीजें याद रखने वाली हैं। पहली बात तो इनका नाम याद कर लीजिए डिस्टेंस के ऑर्डर में, यानी सूर्य से कौन सा कितना पास है, फ्रॉम क्लोजर टू फारदर। ठीक है, पास से लेकर लेके याद कर लीजिए। इसके अलावा आउटर प्लैनेट्स कौन से हैं और इनर प्लैनेट्स कौन से हैं, ये सब याद कर लीजिए, इनके नाम याद कर लीजिए आप। ठीक है, ये पूछा जाता है कभी कभी। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, फिर इनका ऑर्डर आप साइज के अनुसार भी याद कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर एज पर साइज। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसे कि मून, जैसे कि अर्थ का एक सैटेलाइट है जिसे कि हम लोग मून के नाम से जानते हैं। ऐसे बहुत से प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स हैं, और जो नहीं किसी का एक ही सैटेलाइट, बहुत से ऐसे प्लैनेट्स जिनकी ज़्यादा भी हैं, 50-50 प्लैनेट सैटेलाइट्स भी, लेकिन इसमें कुछ नए नए सैटेलाइट डिस्कवर होते रहते हैं, इसलिए ये नंबर कभी कभी चेंज होता रहता है। तो उसके बारे में अपडेट रही कि सबसे अधिक जो है मून किस प्लैनेट के पास हैं। ठीक, तो ये सारी जानकारियां आप इकट्ठी कर सकते हैं। आइए हम लोग अपने चैप्टर के अगले पार्ट में चलते हैं। अब हम लोग सन के बारे में पढ़ते हैं। सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। तो ये इतना गर्म है, इतना लार्ज है, जो कि पुलिंग फोर्स एग्जर्ट करता है, यानी कि बाकी प्लैनेट्स को खींचता रहता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जितनी भी रोशनी आती है, जितनी भी गर्मी आती है, सब कुछ का अल्टीमेट सोर्स, अंतिम अंतिम सोर्स कौन है, सन है। अगर आप ऐसे कोई प्लैनेट है, तो उसके पास अगर कोई प्लैनेट है, तो उसके पास जो रोशनी आ रही है, ये सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो इसके पास जो भी रोशनी या गर्मी आ रही है वो सन से आ रही है। अगर किसी और प्लैनेट से आ रही है, तो वो भी, उसका भी जो सोर्स है वो कौन है, सन है। इसके पास अपनी कोई गर्मी नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आपको मून दिख रहा है चमकता हुआ, तो मून के पास भी अपनी कोई लाइट नहीं है। ये लाइट इसको कहाँ से मिल रही है, सन से मिल रही है। ठीक है, तो अल्टीमेट सोर्स लाइट का और हीट का और एनर्जी का सोलर सिस्टम में कौन है, वो है सन। ठीक है, बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाई अस, बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, इट इज फार अवे फ्रॉम द सन। ये हमारे सबसे करीब का तारा है, लेकिन फिर भी इसकी दूरी बहुत ज्यादा है, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये समझना कि सन जो अट्रैक्ट कर रहा है प्लेनेट का, उसका सन के साइज से क्या रिलेशन है। एक बात आप समझ लीजिए कि एक बहुत ही महान साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है न्यूटन, इजाक न्यूटन, जिनके बारे में आप जानते होंगे, जिन्होंने ग्रेविटेशनल पुल के बारे में खोज की थी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल से रिलेटेड नियम दिए थे, सिद्धांत दिए थे, उन्होंने प्रिंसिपल रूल्स बताए थे कि कैसे अर्थ का, कैसे जो है प्लैनेट जो है ग्रेविटेशनल पुल करते हैं, किसी को चीज़ को अपनी ओर खींचते हैं। उसी लॉ में उन्होंने ये बताया था कि जो चीज़ जितनी ही भारी होगी, ठीक है, जिसका वजन, मास जितना ही ज़्यादा होगा, ठीक है, वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा किसी दूसरी चीज को अपनी ओर खींचेगी, या यूं कहें कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। अब चूंकि सन बहुत ही हैवी है, उसका मास बहुत ही ज़्यादा है बाकी प्लैनेट्स की तुलना में, इसलिए सन जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल एग्जर्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा फोर्स से प्लैनेट्स की अपनी ओर खींचता है। लेकिन प्लैनेट्स अर्थ सन की ओर जाते क्यों नहीं है, या सन के बिल्कुल करीब क्यों नहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक तरह का और फोर्स होता है जिसे कि हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो जो तो जो फोर्स सन लगा रहा है प्लैनेट्स के ऊपर,
वो क्या है, ग्रेविटेशनल पुल है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल यानी ग्रेविटी की तरफ से वो खींच रहा है, सन प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन चूंकि ये प्लैनेट्स घूम रहे हैं इसलिए इनकी फोर्स भी बाहर की तरफ लगती है, जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, जो कि बैलेंस किससे हो जाते हैं, सेंट्रीपीटल फोर्स से। तो इन दोनों फोर्स से बैलेंस हो जाने के कारण क्या होता है कि प्लैनेट्स अपनी जगह पर स्थिर बने रहते हैं, अपनी ऑर्बिट में ही बने रहते हैं, अपनी ऑर्बिट में ही घूमते हैं। अब ये फोर्स बिल्कुल वैसा ही जैसा कि आप एक अगर धागे को, किसी चीज को धागे से बांध कर अपनी उंगली से घुमाएंगे तो धागा बिल्कुल स्ट्रेच होकर घूमता रहेगा। ठीक है, और ये बिल्कुल जो धागा है बिल्कुल तन जाएगा। अगर घुमाना बंद कर देंगे तो ये चीज ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से प्लैनेट्स अब चूंकि घूम रहे हैं तो इसको ये फोर्स, इनका एक फोर्स ऐसा लग रहा है जो कि इनको बाहर की ओर लेके जा रहा है, लेकिन साथ में ही सन भी इनको अपनी ओर खींच रहा है। इस कारण से ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाता है। इसी कारण से प्लैनेट जो है अपनी जगह पे स्थिर बने रहते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब तक ये प्लैनेट्स घूम रहे हैं। अगर प्लैनेट्स घूमना बंद कर दें तो सन की ओर खींचे चले आएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा, किस तरह से सूर्य प्लैनेट्स को खींच रहा है और किस तरीके से प्लैनेट्स अपनी जगह पर स्थिर बने हुए हैं। क्योंकि रोटेशन के कारण एक फोर्स पैदा होता है जो कि इस ग्रेविटी के, सन के ग्रेविटी के अगेंस्ट, खिलाफ काम करता है और उसको बैलेंस कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। Planets. There are 8 planets in our solar system in the order of their distance from the Sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. An easy way to memorize the name of the planet is My very efficient mother just served us nuts. ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. These paths are called These paths are elongated. ठीक है, and they are called orbit. एक बात ध्यान दीजिए, जैसे ये सन है सेंटर में और सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो परफेक्ट सर्किल में चक्कर लगाते हैं, ऐसा उनका पाथ नहीं होता है, बल्कि वो पाथ कैसा है, एलोंगेटेड है। ठीक है, यानी कुछ एक तरफ से कुछ दो तरफ खींचा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या कहते हैं, इसको ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, और ये जो पाथ है या ये जो शेप है वो क्या कहलाती है, एलिप्टिकल पाथ। ठीक है, एलिप्टिकल पाथ है, एलिप्टिकल शेप है, तो यानी कि वो सर्कल नहीं है बल्कि कैसा है, वो एलोंगेटेड है, कुछ इस तरीके का है। ठीक है, सन बीच में है। Mercury is the nearest sun. It takes only 88 days to complete one round along its orbit. Venus is considered as Earth's twin. Venus को हम लोग अर्थ का ट्विन मानते हैं because its size and shape are very much similar to that of the Earth. Till recent 2006, Pluto was also considered a planet. 2006 तक हम लोग प्लूटो को भी प्लैनेट में गिनते थे, यानी उस वक्त तक 9 प्लैनेट्स थे। ठीक है, However, in a meeting of International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies discovered in recent past, may be called dwarf planet. लेकिन उसको जो है dwarf planet कहा जाने लगा 2006 के बाद, उसको planet से हटा दिया गया बौना planet। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि वो planet की कुछ कंडीशन थी जो वो फॉलो नहीं करता था। जैसे उसका जो पाथ था वो बहुत फिक्स्ड नहीं था, वो अक्सर चेंज होता हुआ दिखता था, इसलिए उसको उसकी पदवी से हटा दिया गया। ठीक है, द अर्थ, द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ जो है सन के तीसरा सबसे नजदीक का प्लैनेट है। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। अगर साइज के हिसाब से देखें तो अर्थ का साइज फिफ्थ है। इट इज स्लाइटली फ्लैट एंड एट द पोल्स। तो अर्थ जो है बिल्कुल राउंड शेप का नहीं है, बल्कि ये पोल्स पर हल्का सा फ्लैट एंड है। देखिए यहाँ हल्का दबाया गया, फ्लैट। इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड। इस शेप को हम लोग बोलते हैं जियोइड। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। इसका मतलब ही होता है अर्थ के जैसा शेप। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाइंड ओनली ऑन द अर्थ। केवल धरती पर ही जीवन मौजूद है। अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अर्थ न तो बहुत ज्यादा गर्म है न बहुत ठंडा। अगर गर्म होता तो भी जीवन मुश्किल हो जाता, ठंडा होता तो भी जीवन मुश्किल होता। इट हैज वाटर एंड एयर विच आर वेरी essential for our survival. The air has life supporting gases
like oxygen. Because of these reasons, the Earth is unique planet in the solar system. तो कई कारण हैं इस यहाँ लाइफ सपोर्ट करने के, इसी कारण अर्थ जो है अपने आप में एक यूनिक अनोखा प्लेनेट है. From the outer space, the Earth appears blue because its two-third surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. Two-third surface जो अर्थ का है वो वाटर से कवर्ड है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लू प्लैनेट. The moon. Earth has only one moon satellite, that is the moon. Its diameter is only 1/4 that of the Earth. तो अर्थ का केवल एक चौथाई, अगर अर्थ का डायमीटर मान लीजिए 3000 किलोमीटर है तो इसका कितना हुआ, लगभग केवल 750 किलोमीटर डायमीटर. इट अपियर सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू द सन. अर्थ मून जो है, मून सन से बहुत छोटा, अब अर्थ सन से बहुत छोटा है और मून जो है इसका एक चौथाई, तो ऑब्वियसली मून बहुत छोटा हुआ, लेकिन फिर भी ये हमें सूरज से बड़ा दिखता है क्योंकि ये हमारे बहुत ही क्लोज है, नियर है. इट इज अबाउट 3,84,400 kilometers away from us. Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and that from the Moon. The Moon moves around the Earth in 27 days. तो जैसा कि आपको बताया मैंने, सन का चक्कर लगा रहा है अर्थ और अर्थ का चक्कर लगा रहा है मून. तो मून को लगभग 27 डेज लगते हैं, ठीक है, अर्थ का एक चक्कर लगाने में. As the result, only one side of moon is visible to us. अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि जब मून चक्कर लगा रहा है अर्थ का, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, और ये है मून की पोजीशन. अब ऐसा है कि जितने दिन में मून अपना चक्कर लगाता है, जिसको हम लोग पहले देखा है रोटेशन, ठीक है, और फिर मून जो अर्थ का चक्कर लगाता है इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन, ठीक है. तो जितने दिन में अर्थ मून का चक्कर लगाता है, जितने दिन में मून अर्थ का चक्कर लगाता है, ठीक उतने ही दिन में मून अपना भी चक्कर लगाता है, यानी 27 डेज. यानी इसका रोटेशन की स्पीड भी 27 डेज है और इसकी रेवोल्यूशन की स्पीड भी 27 डेज है. अब इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम होता है जैसे कि वो यहां पहुंचा, ठीक है, तो अब ये कोई एक पार्ट था जो इसके मून की तरफ था, जब वो यहाँ पहुंचा तो वो भी इस तरफ रहा, ठीक है, जब वो यहाँ पहुंचा तो वो भी इस तरफ है, जब वो यहाँ पहुंच रहा है वो भी इस तरफ है. यानी कि हमेशा मून का अर्थ से वही वाला फेस, वही साइड दिखाई देता है. इसीलिए हमको लगता है कि मून पर हमेशा दाग है या कुछ चेहरा या कुछ बना हुआ है. वो क्या है, जो मून पर डिजाइन हमको दिखते हैं वो मून पर बने हुए माउंटेन्स हैं या ऐसे बहुत सारे कोई भी फीचर्स हैं, ठीक है, वो हमको यहाँ से दिख रहे हैं. लेकिन वो हमें हमेशा इसलिए दिखते हैं क्योंकि मून का वही चेहरा हमारी तरफ हमेशा ही होता है, ठीक है. इसी कारण से वही हमें जब भी कभी हमें मून दिखता है तो हमको उसका वही साइड दिखता है, हम कभी भी दूसरा साइड नहीं देख पाते. इसी कारण से हमको वही डिजाइन हमेशा दिखाई देता है चांद के ऊपर. ओके. द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ. हालांकि मून हमारे बहुत क्लोज है, लेकिन फिर भी जैसा कि अर्थ के पास लाइफ को सपोर्ट करने की कंडीशंस है, फेवरेबल है, वैसा मून के पास नहीं है. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1966. तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले थे, ठीक है. तो आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में मजा आया होगा, आपको कुछ जानकारी मिली होगी. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है. थैंक यू फ्रेंड्स.